Hello students, in this video we will revise chapter number 4 electoral politics from civics. First we will discuss the definition of election. Mechanism by which the people can choose their representative at regular interval and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. एक ऐसा mechanism, एक ऐसा system जहाँ पर लोग जो हैं चुनाव करते हैं, चूज करते हैं, अपने representative खुद चुनते हैं रेगुलर टाइम पर और समय समय पर उसको बदलते रहते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंग। तो उस तरह के सिस्टम को हम इलेक्शन कहते हैं। व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? तो इलेक्शन हमारा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहा जाता है? तो कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं जिससे हम, कुछ कंडीशंस हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एनेबल टू चूज। सबसे पहले हर किसी को चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए। मतलब ये है कि एवरीवन शुड हैव वन वोट, हर किसी के पास एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उसके वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। साथ ही साथ हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि हम चूज कर सकें। पार्टी एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो पार्टीज जो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो उनको पूरी तरीके से आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकें, इलेक्शन लड़ सकें। और साथ ही साथ एज अ वोटर हमें एक चॉइस मिलनी चाहिए कि इनमें से हम चुनाव कर सकें। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। मतलब समय समय पे हमें ये चॉइस मिलती रहनी चाहिए, मतलब हर कुछ सालों के बाद इलेक्शन होने चाहिए रेगुलर। फोर्थ, कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। जो कैंडिडेट जो भी आपका जो नेता खड़ा हो रहा है, जो जिसको लोग पसंद करते हैं, उसको इलेक्ट होकर आना चाहिए। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। बहुत ही साफ सुथरे ढंग से इलेक्शन होने चाहिए और वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। और इस तरीके से होने चाहिए कि लोग चूज कर सकें जिसको वो चाहते हैं जिताना, उसको जीत के वो ला सकें। व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? हमारे यहाँ इलेक्शन का क्या सिस्टम है? इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसी एट द सेम टाइम। स्टूडेंट्स, इलेक्शन जो है हमारे यहाँ हर तरीके की कॉन्स्टिट्यूंसी पे, मतलब जहाँ से इलेक्शन लड़ा जाता है उसे कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, सेम समय पर होता है। आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डे, या तो उसी दिन होता है या कुछ दिनों में होता है। तो इस तरह के सिस्टम को जनरल इलेक्शन कहा जाता है। Sometime election is held only for the one constituency to fill the vacancy caused by the death or the resignation of a member। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि इलेक्शन तब कराए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी मिनिस्टर की डेथ हो गई या किसी मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया, तो उसकी वैकेंसी खाली पड़ी है, उसकी कुर्सी खाली पड़ी है। तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए या उस कंस्टिट्यूंसी की वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शन कराए जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बाई इलेक्शन करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें किस चीज़ पे फोकस करना है? इस चैप्टर में हम जनरल इलेक्शन पे फोकस कर रहे हैं। नाउ, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब क्या होता है? द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट एरिया फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री को अलग अलग एरिया में बांटा जाता है इलेक्शन कराने के लिए। तो जिन एरिया को बांटा जाता है जहाँ पे इलेक्शन होते हैं उसे हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं। द वोटर हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। तो जो वोट देने वाले होते हैं, जो वोट करते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, वोटर्स हैं, तो हम जिस एरिया में रहते हैं तो हम वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। मतलब एक कैंडिडेट को चुनते हैं जो कि इलेक्शन में खड़ा होएगा। लोकसभा इलेक्शन। अ कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कंस्टिट्यूएंसीज। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो कंट्री को, हम अपनी पूरी कंट्री को कितने एरिया में बांट सकते हैं? 543 कंस्टिट्यूएंसीज में, इतने एरिया में बांट सकते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी। और जिस जिस एरिया से जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आता है उसे क्या कहा जाता है? एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सिमिलरली, इसी तरीके से ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमारे जो राज्य हैं वो राज्य भी अलग अलग असेंबली में बटे हुए हैं, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में बटे हुए हैं। इस केस में क्या होता है? जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो चुनाव लड़के आता है उसे क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमएलए, शॉर्ट फॉर्म एमएलए होता है। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर द पंचायत एंड द म्यूनसिपल इलेक्शन। और इसी तरीके का ये सिस्टम जो यहाँ चल रहा है,
तो पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन में भी सेम यही प्रोसेस चलता है। ईच विलेज और अ टाउन, हर एक गांव या जो टाउन शहर होता है उसको सेवरल वार्ड में बांटा जाता है। जैसे कि कंस्टिट्यूंसी बटी होती है पूरे देश के लिए, उसी तरीके से गांव के लिए वार्ड्स बटे होते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी, और हर एक वार्ड जो होता है एक मेंबर को इलेक्ट करता है अपने गांव से। समटाइम दीज कंस्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एट सीट्स, कभी कभी इन कंस्टिट्यूंसी को हम कैसे काउंट करते हैं, सीटों में काउंट करते हैं। रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज, our constitution entitled every citizen to elect her or own representative and to be elected as representative। हमारे संविधान में हर नागरिक को ये आज़ादी मिली है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ कुछ सेक्शंस ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनको मतलब कि मौका नहीं मिलता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया था। तो कुछ सीटों को रिजर्व करके रखा जाता है, उसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं। किन के लिए? फॉर द वीकर सेक्शन, जो वीक सेक्शन होता है, जैसे हमारे दलित वर्ग के लोग हैं या फिर जो SC ST कास्ट के लोग हैं, माइनॉरिटी सेक्शन है हमारा जो, तो उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब उनके लिए पहले से ही कुछ हम कह सकते हैं सीटों को रिजर्व करके रखा जाता है। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, फॉर सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो कुछ सीटों को रिजर्व करके रखा जाता है। नेक्स्ट, वोटर लिस्ट। In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election। वोटर लिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब कभी भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होने से पहले, बहुत पहले ही ऐसे लोगों की लिस्ट बना ली जाती है जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, जो वोट दे सकते हैं। तो इसी लिस्ट को ऑफिशियल नाम से क्या बुलाया जाता है? इलेक्टोरल रोल बुलाया जाता है, और कॉमन भाषा में हम उसको वोटर लिस्ट कहते हैं। तो हमारी कंट्री में जितने भी लोग 18 साल के या उससे ऊपर के हैं उनको अधिकार होता है कि वो वोट दे सकते हैं और इलेक्शन में वोटिंग कर सकते हैं। तो हर सिटीजन, हर नागरिक वोट दे सकता है अगर वो 18 साल का या उससे ऊपर है, चाहे उसकी कोई भी कास्ट हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इपिक। इपिक का मतलब होता है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। द गवर्नमेंट हैज ट्राई टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। जब भी हम वोट देने स्टूडेंट्स जाते हैं तो हमारे पास एक तरीके की आइडेंटिटी कार्ड होती है, जिससे कि जिससे कि ये पता चलता है कि हम वो वोटर ID कार्ड जो है हमारा ही है और हम उस पर वोट देंगे, हम वोट करेंगे। तो जब वोटर जब जाता है वोट देने तो उसको वो कार्ड अपने साथ कैरी करके ले जाना पड़ता है। Nomination of candidate. When there are almost no restriction on anyone to contest an election, this is what our system provide. Anyone who can be a voter can also become a candidate in election. नॉमिनेशन का मतलब है कि जैसे स्टूडेंट्स वोटर, अगर आप वोट दे रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर आप वोट दे रहे हैं तो आप इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25। डिफरेंस बस इतना है कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारी कम से कम मिनिमम एज 18 साल होनी ही चाहिए, लेकिन जब हम एज अ कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो हमारी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर होनी चाहिए। कुछ और पाबंदियां भी हमारे ऊपर लगती हैं कि हमारे पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चल रहा होना चाहिए। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। हर वो इंसान जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और उसमें अपनी डिटेल्स देनी होती हैं कि उसके पास कितना पैसा है, उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट कहाँ कहाँ पर हैं, और उसके ऊपर कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस कोई पेंडिंग तो नहीं चल रहा है, उसके कौन कौन से एसेट हैं, मतलब प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ मतलब ऐसा तो नहीं है उसके ऊपर कोई कर्ज है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये नॉमिनेशन फॉर्म में सब कुछ भरा होता है और कैंडिडेट को ये सब चीज़ें फिल करके देनी होती हैं, और ये इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड टू द पब्लिक, और ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास जानी होती है। तो हम कह सकते हैं ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है, दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर टू मेक देयर इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वोटर्स से सीधे सीधे आप बता सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन देके, सही से इन्फॉर्मेशन देके कि आपके पास कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और आपके पास आप कितने एलिजिबल हैं इलेक्शन में खड़े होने के।
नाउ अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, हमारे यहाँ जो भी इलेक्शन को लेके नियम कानून बने हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, वोटर्स को जो वोट दे रहे हैं उनको किसी भी तरीके से रिश्वत नहीं देगा, उन्हें डराएगा नहीं, और या फिर उन्हें धर्म के नाम पर किसी भी तरीके से मतलब उनको प्रेरित नहीं करेगा कि आप मुझे ही वोट दीजिए, या किसी भी तरीके से सरकार के रिसोर्सेस का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। और स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द लोकसभा इलेक्शन, या फिर अगर आप लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं तो 25 लाख से ज़्यादा रुपए आप अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में नहीं खर्चा कर सकते हैं, या फिर अगर आप असेंबली के इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हैं तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा आप अपने इलेक्शन के लिए प्रमोशन के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है जब भी इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, प्रचार जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और इस कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट किसी भी धार्मिक जगह का इस्तेमाल अपने इलेक्शन के प्रोपेगेंडा, अपने इलेक्शन के प्रचार के लिए नहीं करेगी। सेकंड, किसी भी तरीके की सरकारी गवर्नमेंट के व्हीकल मतलब वाहन जिसे कहते हैं, जैसे कार, बस, कुछ भी ट्रक, उसका इस्तेमाल नहीं करेगी अपने इलेक्शन के लिए। और नेक्स्ट, अगर एक बार इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई तो कोई भी मिनिस्टर जो है किसी भी नए तरीके के प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकता है और पब्लिक से कोई भी तरीके का प्रॉमिस नहीं करेगा। नाउ व्हाट इज बैलेट पेपर? बैलेट पेपर स्टूडेंट्स एक तरीके का पेपर की शीट होती है ऑन विच, जिसके ऊपर जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन में उसका नाम लिखा होता है और उसकी पार्टी का नाम लिखा होता है और उसकी पार्टी का सिंबल बना होता है। नाउ डेज लेकिन आज हम देखते हैं हमारे पास क्या है, ईवीएम मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं जिसका इस्तेमाल वोटिंग के लिए किया जाता है। नाउ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं उसको इलेक्शन को कराने वाली एक बॉडी होती है और उस बॉडी को इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर होते हैं जिन्हें इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है उनको कौन अपॉइंट करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एक बार जब इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। मतलब एक बार इनको अपॉइंट कर दिया जाएगा तो वो किसी भी तरीके से राष्ट्रपति या सरकार के को जिम्मेदारी किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के लिए आंसरेबल नहीं होंगे, कोई भी आंसर वो नहीं देंगे, मतलब जवाब नहीं देंगे। Even if the ruling party or the government does not like what the commissioner does, it is virtually impossible for it to remove. लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट को उनका काम पसंद नहीं आ रहा है, या जो रूलिंग पार्टी है मतलब जो पार्टी जीत कर आई है, अगर उन्हें इनका काम पसंद में नहीं आ रहा है तो कमीशन को हटाना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क होता है। इलेक्शन कमिश्नर को हटाना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क होता है। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ पावर लिखी हुई है, इलेक्शन कमिश्नर की पावर क्या होती हैं। ईसी टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, इलेक्शन की डेट कब से लगेगी और जब तक सारा काम इलेक्शन का ख़त्म नहीं हो जाएगा, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाएगा, तो उस दौरान जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? इलेक्शन कमिश्नर लेता है। Next, it implement the code of conduct. This is the second important function of election commissioner. He implement the code of conduct and punish the candidate or the party that violates it. ये कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करवाते हैं, और अगर कोई भी इस कोड ऑफ कंडक्ट को कोई भी पार्टी या कैंडिडेट तोड़ता है तो उसको सजा देते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन। इलेक्शन पीरियड जब तक चलता रहता है स्टूडेंट, तब तक इलेक्शन कमिश्नर जो है सरकार को ये ऑर्डर दे सकता है कि सरकार को कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी होगी ताकि गवर्नमेंट जो है अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके गलत तरीके से इलेक्शन को ना जीत जाए। और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल, यहाँ तक कि इलेक्शन कमिश्नर के पास ये भी पावर होती है कि वो कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रांसफर भी कर सकता है। When on election duty, the government officer work under the control of EC and not the government.
जब कभी भी इलेक्शन होता है स्टूडेंट, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर इलेक्शन में जिनकी ड्यूटी लगती है, तो वो सरकार के लिए काम नहीं करते हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट, चैलेंज टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमारे इलेक्शन जब भी होते हैं स्टूडेंट्स, तो कुछ चैलेंजेस आते हैं इलेक्शन के सामने। कि चैलेंज ये होता है कि इलेक्शन को बहुत ही फ्री और फेयर तरीके से कैसे कराया जाएगा। चैलेंजेस क्या क्या हैं? कैंडिडेट्स और पार्टी जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। उन्हें ये लगता है कि हो सकता है वो ना जीत पाए, बट दे डू इंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर द स्मॉलर पार्टी। लेकिन उनको हमेशा एडवांटेज क्या मिलता है कि जो पार्टीज उनसे छोटी हैं या जिनके पास इतना पैसा नहीं है, तो इसलिए उनको एडवांटेज ज़्यादा मिलता है उन कैंडिडेट्स को जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में, ऐसे भी मिनिस्टर्स होते हैं जिनके क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं, और उसका इस्तेमाल करके वो जीत भी जाते हैं। कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस। तो मतलब अपने अपने क्रिमिनल कनेक्शन का इस्तेमाल करके लीडर्स क्या करते हैं, मिनिस्टर्स क्या करते हैं कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं या जिनको जीतना चाहिए, उन लोगों को इलेक्टोरल की जो रेस हो है, जो इलेक्शन हो रहे हैं, उनसे वो बाहर निकाल देते हैं। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टी। ये भी देखने को मिला है स्टूडेंट्स के हमारे यहाँ ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी फैमिलीज़ जो हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं, और वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को डोमिनेट करती हैं, और टिकट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव। तो जो भी टिकट होते हैं इलेक्शन के, तो वो ज़्यादातर उन्हीं की फैमिली के मेम्बर्स को ही मिलता है, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है वो बाहर ही रह जाता है। इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन। नेक्स्ट चैलेंज ये भी है कि नागरिकों को इलेक्शन में कोई चॉइस ही नहीं मिलती है। जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो पहले से चली आ रही हैं, बार बार हमको उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को देखना पड़ता है और उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को चुनना पड़ता है। नेक्स्ट चैलेंज ये है कि जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, जो मतलब खुद खड़े हुए हैं अकेले, तो उनको किसी भी तरीके का एडवांटेज, कोई भी फायदा नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के आगे वो खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो अभी भी हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। द चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।